वेलकम टू माय चैनल जॉब ड्रॉप। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 18 जनवरी को जो बिहार दरोगा का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एक्यूरेट 100% जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसका मैं आज जो है 100% सही सही एनालिसिस आपको करवाने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको अरेंज्ड वे में नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर है, क्वालिटी थोड़ा सा जो है उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा अपना, आप जो है पिक्सल बढ़ा लीजिएगा आप YouTube से। उसके बाद आप इसको देखिएगा तो आपको जो है क्लियर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं आज का एनालिसिस जो है आपका कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है और किसका क्या आंसर होगा, एक डिटेल में हम लोग समझेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि डी गुकेश डिफीटेड विच प्लेयर टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, यानी डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज किया। तो ये दोस्तों इन्होंने जो है आपका ये जो डिंग लीरेन है जो चाइना के खिलाड़ी थे, उन्हें जो है हराया था। किन्हें हराया था? डिंग लीरेन को। तो ये आपका जो है दोस्तों ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डेटा प्राइवेसी डे इन इंडिया फॉर द ईयर 2025, यानी कह रहा है कि भारत में वर्ष 2025 में डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों इसमें जो आपका डेटा गोपनीयता दिवस जो था, इसका जो आपका थीम था दोस्तों वो था एआई के युग में गोपनीयता, यानी प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई। क्या था? एआई के युग में गोपनीयता। नेक्स्ट है आपका 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSHORADS के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे। तो दोस्तों इसका जो उड़ान परीक्षण है वो दोस्तों आपका चांदीपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि फ्रांस का जो आपका राष्ट्रपति वो इमैनुअल मैक्रों हैं, लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके फ्रैंकोस बायरू। कौन बने हैं? फ्रैंकोस बायरू। नेक्स्ट देखते हैं 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका जो है ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे जो आपका सवाल है कि नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो नगर निकाय चुनाव में दोस्तों ई वोटिंग के लिए जो आपका मोबाइल का प्रयोग करने वाला ये भारत का पहला राज्य जो है ये बिहार बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है? बिहार। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है। तो इसमें से कौन सा कार्यक्रम को तीव्र गति दिया जा रहा है दोस्तों? तो ये हो गया आपका स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3, यानी क्या हो जाएगा? SBS 3, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका सही। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंशिएंट ट्रेडिशन एंड मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस द स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो कह रहा है कि आपका जो है प्राचीन परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों आपका ये उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2025। तो कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि इसका विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, और दूसरा कह रहा है कि मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि जो विषय है वो तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका पहला सही हो जाएगा, यानी केवल 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, अब प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया था या नहीं। दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी मैथ का नहीं है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है। तो दोस्तों एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, तो इसमें कह रहा है कि आपका जो है वर्क डन कितना है। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है यानी हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है? FD cos थीटा होता है। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे जो आपका वर्क हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर cos 90 हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है पहला में वो 0 हो रहा है।
दूसरा कह रहा है कि एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो इसका वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स के भाषा में वर्क डन किसको बोलते हैं, तो फिजिक्स के भाषा में वर्क डन बोला जाता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसमें अगर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग वर्क डन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपका जो है फोर्स तो लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन किसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपका वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। तीसरा है आपका खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, तो खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है तो यहाँ भी जो है वह आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0, चूँकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो गलत है, तो हो सकता है आयोग जो इसका आंसर आपका जो है इसका मार्क्स जो है वो बोनस दे दे, चूँकि पहला ऑप्शन है कार्य नहीं किया गया, कार्य किया गया, कार्य नहीं, तो ऐसे तो देखिएगा तब वो तीनों में क्या कार्य नहीं किया गया हो जाएगा, लेकिन बाकी चौथा भी ऑप्शन दिया है जबकि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको है नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये तो समझ से पर है। लेकिन आप ऐसे कॉन्सेप्चुअली देखने जाइएगा तो सब में जो है वर्क डन 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इधर से ही देख लेते हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क। अब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला आपका है कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो कह रहा है कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो हाईली जो रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो लोअर रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो ये तो आपका सही है दोस्तों। यानी आपका जो एसर्शन है वो तो सही है, चूँकि आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे, जैसे आपका हो गया पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके उसके जगह पर अपने आप को जो है वहाँ पर स्टैब्लिश कर लेता है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है कि ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, तो ये भी बात सही है कि सारा मेटल जो है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है, सबका रिएक्टिविटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका जो है एसर्शन और रीजन दोनों क्या है, दोनों आपका करेक्ट है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड आपका जो रीजन है वो क्या है, वो करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तो सही है दोस्तों कि कॉनकेव मिरर जो है उसका नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पोजीशन, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन किधर है, आप लेफ्ट के साइड रखें या राइट के साइड रखें, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है कॉनकेव, इसमें जो आपका एसर्शन दिया है कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, तो ये तो सही है कि कॉनकेव मिरर जो है आपका रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाता है। अब कॉनकेव मिरर का आप 7 केस पढ़े होंगे, उसमें से 6 केस में क्या होता है, वो आपका जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, और एक केस होता है लास्ट वाला जिसमें वो रियल इमेज बनाता है, तो दोनों हो गया। द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही है कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जो आपका नेचर जो है वो क्या होगा, तो इसमें भी आपका आंसर जो है दोनों सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिस्पेक्टिवली बाय विच इक्वेशन विल बी बैलेंस, तो दोस्तों इसमें इक्वेशन को बैलेंस किया गया है, जैसे आपको यहाँ देख रहे होंगे इधर लेड नाइट्रेट है, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करना होता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसमें लेड नाइट्रेट है, इधर आपका जो है लेड ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन है, तो चूँकि अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको हम लोग बैलेंस करते थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसमें जब हम बैलेंस करके देखे थे तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी नंबर, यानी 2241, तो आप लोग इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो दोस्तों आप लोग जो है एटॉमिक थ्योरी जो चैप्टर है एटम चैप्टर, उसमें जो है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो है एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें जो है कह रहा है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से जो है वो सही नहीं है, तो उनका कंक्लूजन क्या था, तो पहला बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज एनर्जी, तो कह रहा है कि जो अधिकतर जो उसमें स्पेस होता है वो क्या एनर्जी से भरा होता है, तो ये तो आपका सही था। फिर कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, तो पॉजिटिव चार्ज था वो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें क्या था, बहुत कम स्पेस था, तो जी हाँ दोस्तों, चूँकि वो तो सिर्फ न्यूक्लियस में आपका जो है पॉजिटिव चार्ज था, बाकी तो चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आपका जो है नेगेटिव चार्ज वो वहाँ पे घूम रहा था, तो उन्हीं के थ्रू तो पता चला था कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये भी आपका जो है पहला और दूसरा ये दोनों जो है ये सही है स्टेटमेंट। फिर बोलता है मास ऑफ द गोल्ड एटम इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, तो ये नहीं दोस्तों ऐसा नहीं था, ये जो है गलत है। फिर है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टाइम्स
लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, तो ये भी सही है दोस्तों कि आपका जो एटम का रेडियस है, आपका जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एटम के रेडियस से 10 टाइम्स क्या है, छोटा है। तो आपका ये 3 सही है, ए, बी और डी, और सी जो है आपका गलत है। तो इसमें पूछ रहा था कि भाई कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये आपका जो है सी नंबर फॉल्स है, यानी आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो 5 दिसंबर 2025 को जो सरस मेला आयोजित किया गया था दोस्तों, ये आपका ग्रामीण उद्यमिता यानी जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए जो है इसको आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों ये जो आपका मैथ का कुछ क्वेश्चन आ गया है, तो मैथ का क्वेश्चन चूँकि अभी हम लोग यहाँ बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग जो है मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या क्या आंसर आ रहा है। टाइम के साथ आप इस लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि अभी इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, साइंस का क्वेश्चन होगा, उसको अगर सॉल्व करने लायक होगा तो उसको तुरंत कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका साइंस का क्वेश्चन है, द रिएक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5, कंक्लूजन लाइट स्पीड इज 1.5 टाइम्स स्लोअर इन द मीडियम देन द वैक्यूम। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है 1.5 है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है कि प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुना जो है धीमी है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। दूसरा बोलता है कि माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश 1.5 डिग्री मुड़ता है, तो ऐसा नहीं है। माध्यम 1.5 गुना अधिक प्रकाश अवशोषित करता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका इसमें जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा कि प्रकाश की चाल जो है इस माध्यम में निर्वात की तुलना में क्या होता है, 1.5 गुना धीमी होती है। तो आपका केवल निष्कर्ष 1 जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इधर तो आपको मैथ का क्वेश्चन लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट साइड जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन एक और है, ये भी न्यूमेरिकल है आपका। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों ये जो एक न्यूमेरिकल है आपका, मोशन जो चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल है। अब इसमें आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जैसे आप जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, फिर आपका दूसरा होता है s बराबर आपका होता है क्या होता है, u प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सब आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों फाइनल वेलोसिटी अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, चूंकि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लोग ये देखेंगे। बोलता है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कार जो है शून्य से प्रारंभ होता है, यानी आपका जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी यू का वैल्यू क्या है दिया हुआ है। पहले तो हम लोग जो है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, भी यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो भी होता है वो होता है आपका u प्लस AT। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। हमारा u जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है शून्य से प्रारंभ होता है तो 0, प्लस a यानी आपका क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपका टी यानी टाइम भी दिया हुआ है, कितना देरी में ये जाता है 5 सेकंड में कवर करता है, तो ये भी आपका दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा, ये आपका 5 2 जा कितना हो गया 10। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया 10, यानी आपका जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी दोस्तों, तो ये जो है आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो आपका सही है दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अब बाकी जो है हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस ड्यूरेशन इज 25 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि अब आपको डिस्टेंस निकालना है कि जो आपका कार जो है टोटल डिस्टेंस जो है इस ड्यूरेशन में यानी 5 सेकंड का ड्यूरेशन में ये क्या टोटल 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो पहला स्टेटमेंट तो हम लोग देख चुके हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये तो सही है। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। अब इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इक्वेशन ऑफ मोशन का आपका जो सेकेंड इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, सेकेंड बोलता है कि एस जो होगा वो आपका क्या होगा u प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अब एस मतलब यहाँ पे क्या है, एस मतलब डिस्टेंस है, एस मतलब स्पीड नहीं है। तो आपको डिस्टेंस क्या करना है, यानी एस जो है हमको निकालना है। यू क्या है आपका इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड जो है इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है कितना है, ये तो 0 हो जाएगा। एक्सलरेशन हमारे पास कितना है, तो एक्सलरेशन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, तो आपका एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है
सॉरी दोस्तों, ये जो है आपका फार्मूला गलत है, सॉरी फार्मूला जो है ये मैं गलत लिख रहा हूँ। आपका इसका फार्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू यू प्लस 1/2 हाफ AT² होता है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एस हमको निकालना है, यू जो है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, 1/2 ये तो आपका हाफ हो जाएगा, ए यानी आपका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2, आपका टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये 0 हो गया, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो ये जो है दोस्तों आपका जो डिस्टेंस निकल करके आ गया वो भी आपका दोस्तों 25 निकल करके आ गया। तो आपका जो एस है वो क्या निकल करके आ गया, वो आपका जो है 25 निकल करके आ गया। मतलब आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी जो है दोस्तों आपका सही है, यानी आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों आपका क्या है, सही है। तो ओनली 1 इज़ करेक्ट नहीं, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो दोनों जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों वही इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट को जो है कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, मैथ या आपका जो साइंस दोनों का क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्चुअली पढ़े होंगे वही कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ा कीजिए, क्योंकि इधर उधर पढ़ने से जो है कोई मतलब नहीं है वन लाइनर पढ़ने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन टू एंड अ पीस ऑफ, हाँ ये दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, एक पत्थर के छोटे टुकड़े को एक धागे के टुकड़े के सिरे पर बांध दे तथा धागे का दूसरा सिरा पकड़कर उसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे को छोड़ दो तब क्या होगा। तो दोस्तों जैसा हम लोग क्या है, हम लोग बचपन में ऐसा खेला करते थे कि भाई एक छोटा सा पत्थर को जो है उसको रस्सी से बांध देते थे और घुमाते थे, और घुमा घुमा के क्या कीजिए उसको अचानक छोड़ दीजिए। तो किसी एक, चूँकि अभी ये क्या वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे ही उसको छोड़िएगा तो कोई ना कोई एक जिस पॉइंट पर छोड़िएगा उस पॉइंट से वो लीनियर पाथ में क्या हो जाता है, आगे जो है फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपका आंसर सही होगा। तो कह रहा है कि पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार पथ पर घूमता रहेगा, तो नहीं, वृत्ताकार पथ पर तो नहीं घूमेगा, चूँकि हम लोग उसको छोड़ दिए हैं। तो छोड़ देंगे तो क्या होगा, दूसरा भाग से जो होगा उस पर घुमा, अब आगे छोड़ दो, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर तो नहीं घूमेगा, क्योंकि आप लोग इसको तो एक्सपीरियंस किए होंगे बचपन में ही। तो पत्थर का टुकड़ा वृत्त की किसी भी त्रिज्या रेखा पर गमन करेगा, पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त की स्पर्शी रेखा में गमन करेगा, पत्थर का टुकड़ा किसी भी पथ पर गमन करेगा, नहीं किसी भी पथ पर गमन नहीं करेगा, पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्श रेखा में गमन करेगा। तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि अब जहाँ से उसको छोड़े उसी जगह से वो लीनियर मोशन में क्या है आगे जो है बढ़ जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअली है, थ्योरेटिकल करने वाले क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। आगे बोलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों तो सारा मिसाइल वगैरह कौन सा संगठन ज़्यादातर बनाती है, ये तो DRDO बनाती है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसका आंसर जो है DRDO हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है, Who among the following is not an awardee Nobel Prize in Chemistry for creating molecular construction with rooms in between which desired gases of chemical can be stored। तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो है इसमें से किन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री में नहीं मिला है। दोस्तों नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो है वो 3 लोगों को मिला था, जिसमें आपका कौन कौन से किन्हें मिला था, तो रिचर्ड रॉबसन को मिला था, सुमुक कितागावा को मिला था, उमर यापी को मिला था, लेकिन आपको जो ये क्या नाम है सुस्मुतु यागी इन्हें जो है नहीं मिला था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो इसमें बोला था किन्हें नहीं मिला था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हिंदी वर्जन ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड ट्रांसफ़र। अब देखिए जो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंग्लिश से है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत ईजी था, कह रहा है कि ट्रांसफ़र का जो है वो हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसका मतलब हो जाता है स्थानांतरण। अब नेक्स्ट है प्लान का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। तो प्लान का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे, ये योजना हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस सेट टू कबी कमीशन इन 2026। तो कह रहा है कि 2026 में जो है कौन सा आपका भारत का जो है वो पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है। तो ये जो परमाणु अड्डा जो है दोस्तों इसका नाम है INS वर्षा, जो कि आपका कहाँ विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा INS वर्षा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपको जो है एक अनुवाद करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। तो सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। तो देखिए दोस्तों ये कैसा है आपका, अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका जो है पास्ट किसमें क्वेश्चन आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, किसमें पास्ट पर
पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्जन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब कह रहा है कि जो मुनाफाखोर, तो जो मुनाफाखोर होता है इसका इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा दोस्तों आपका प्रॉफिटियर। क्या हो जाएगा? प्रॉफिटियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एडॉप्ट एन एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट। तो जो एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट है इसको अपनाने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य दोस्तों ये उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। देखिए फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, चूज एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, यानी क्या हो जाएगा इसका अनुवाद कि मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। तो क्या हो जाएगा? मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोलता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है दोस्तों इसका ऑथर कौन थे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। आगे बोलता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025। तो आपका कह रहा है कि सूचना आयोग जो है, भारत के मुख्य सूचना आयोग जो है वो किसे जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो आप किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता ही होगा, ये जो है राजकुमार गोयल। कौन है? राजकुमार गोयल। आगे है आपका, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैच को लिस्ट करने के लिए दिया है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी इसको हिंदी में पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये आपका जो है इसमें किस तरह का पौधा पाया जाता है? तो इसमें आपका जो सिनकोरा पाया जाता है। पर्णपाती वन इसमें सागवान पाया जाता है। मैंग्रोव वन तो इसमें आपका सुंदरी पाया जाता है। और पर्वतीय वन इसमें आपको सिल्वर फर पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो सीधा सीधा आपका मैच था, तो सीधा सीधा मैच था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी आपका जो है ये ए नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या बोलता है कि हाजीपुर यानी बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है। तो हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है तो कौन सा नदी का संगम है दोस्तों? तो हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा मिलती है कौन सा नदी मिलती है? गंडक नदी मिलती है। तो आप सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉल्स। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है? तो कह रहा है कि भारत को का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है। दोस्तों तो यही तो आपका गलत है कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां स्थान नहीं है, 7वां स्थान है। ये तो आप सभी को पता है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो ये तो आपका असत्य हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। तो भारत में जो उत्तर दक्षिण का लंबाई है और पूर्व पश्चिम का जो लंबाई है उसमें कह रहा है कि 281 किलोमीटर का अंतर है। तो ये तो भी आपका क्या है? ये भी सही है। तो ये आपका सही है। तो यही कह रहा है कि कौन सा असत्य नहीं है? तो यही जो है वो असत्य नहीं है। सॉरी, क्या कह रहा है कि इज़ नॉट फॉल्स। हाँ ठीक है, तो नॉट फॉल्स, तो यही तो असत्य नहीं है आपका, ये जो है असत्य नहीं है। फिर कह रहा है कि भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ये तो आपका सत्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का इतना है। तो ये सब नहीं होगा। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा भारत के उत्तर दक्षिण, ये जो है आपका सही है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ फिर आपका मैच करने वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि आपका भद्रावती जो है ये कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों ये तो आपका सही है कि भद्रावती जो है तो कर्नाटक में है। बोकारो ये झारखंड में है। राउरकेला ये उड़ीसा में है। लेकिन भिलाई जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग आप देखे होंगे, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। इधर आप हम लोग देखते हैं कि अभिकथन ए और कारण 2 को कथन दिए गए कुल मिलाइए। क्या कह रहा है? हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि हरियाणा और पंजाब में जो है आपका चावल को एज ए कैश क्रॉप वहाँ पे उगाया जाता है, यानी कॉमर्शियली उसको वहाँ पे पैदा किया जाता है। जबकि उड़ीसा और बिहार में जो है एक जीवन निर्वहन करने का जो है एक तरीका है, यानी एक परिवार को पालने के लिए जो है खास करके वहाँ पे फसल को उगाया जाता है। तो ये तो आपका सही है असर्शन। अब रीजन क्या बोलता है कि निर्वाह फसल मुख्य रूप से किसान और उनके परिवार को ज़रूरत पूरा करने के लिए उगाई जाती है, जिससे बिक्री या व्यापार के लिए कोई अधिवेश नहीं होता है। तो ये तो बात सही है दोस्तों। तो आपका एसर्शन और रीजन दोनों क्या है? सही है। और रीजन जो है एसर्शन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो ये जो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा।
अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। यहाँ पे कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है और वो किस स्टेशन में है, तो इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि पहला क्या है आपका रामागुडुम, तो रामागुडुम कहाँ आपका तेलंगाना में है, तो हाँ है, ये आपका तेलंगाना में ही है। फिर बोलता है कि आपका कोंडी, तो कोंडी आपका कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, तो ये भी आपका सही है। फिर आपका कह रहा है कि बरौनी, तो बरौनी देखिए दोस्तों यही आपका गलत है, बरौनी तो झारखंड में नहीं है, तो अपना बिहार में है, तो बरौनी कहाँ है, बिहार में। फिर आपका पनकी आपका उत्तर प्रदेश में, तो ये दोस्तों आपका सही है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये, कौन सा गलत है, यानी बरौनी। तो आंसर यही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो ये गलत है यानी ये सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चूँकि क्वालिटी थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो देखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए जो है सही से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, बाकी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और कौन सा जो है फॉल्स है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या कह रहा है आपका पहला स्टेटमेंट कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, तो ये तो सही बात है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए तो अच्छी है। वह सामाजिक समूह राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष व संभावना को कम करने में मदद करता है, तो ये भी सही है कि ये सामाजिक संघर्ष जो है और राजनीतिक दलों के बीच का जो संघर्ष उसको कम करने में ये करता है, मदद करता है। तो ए और गलत बी सत्य नहीं, इसमें क्या है ए और बी दोनों जो है आपका सत्य है, तो ए और बी जो है वो दोनों सत्य हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इधर भी क्वेश्चन देखते चलते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या बोलता है कि इसमें आपका भी देखिए कथन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए जो है थोड़ा सा लोगों को क्या हुआ क्वेश्चन आंसर जो है मतलब ये पेपर जो है टफ लगा। ऐसा आप कॉन्सेप्चुअली जो पढ़े हैं उनके लिए पेपर टफ नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े हैं उनके लिए पेपर जरूर टफ है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय राज ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया है, तो ये तो सही है दोस्तों, चूँकि हमारा देश तो सेकुलर है, तो यहाँ पे किसी भी स्पेशल धर्म को जो है आपको नेशनल धर्म के रूप में जो है वो मान्यता नहीं दिया गया है, ये तो सही है। कह रहा है कि संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है, तो ये तो गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबको किसी भी धर्म को फॉलो करने का आज़ादी है। तो इसमें जो है केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन एक और दोनों असत्य है, केवल एक और दोनों असत्य है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा केवल एक सत्य है, यानी आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फिर ऐसा रीजन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये तो सही है दोस्तों कि धन विधेयक को क्या है इसको सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये तो आपका सही है। रीजन बोलता है कि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही है कि राज्यसभा को जो है धन विधेयक के संबंध में क्या है उसका जो अधिकार है वो बहुत कम दिया गया है। इसमें एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और एसर्शन को रीजन को क्या करता है सही व्याख्या भी करता है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों आर सत्य है और आर ए के द्वारा की गई सही व्याख्या की गई है, यानी आपका इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे देखिए क्या है कुछ आपका स्कीम दिया गया है, क्या है कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों का प्रतिराधन और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो आप सभी को पता ही होगा कि इसमें क्या होगा आपका मिड डे मील योजना, ये तो फेमस है पूरा भारत में। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, तो मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छे तरीके से कौन परिभाषित करता है दोस्तों, तो मूल्य संचय और लेखा इकाई, तो ये तो करता है। अरे विनिमय का माध्यम और वस्तु, तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, तो क्या हो जाएगा आपका पहला और चौथा ये सही हो जाएगा, मूल्य संचय और लेखा इकाई है, और ये विनिमय का माध्यम और मूल्य का क्या है मापक है। तो जो आपका मुद्रा है ये क्या करता है, ये दो चीज़ जो आपका करने का काम करता है, यानी ये मुद्रा का डिफिनेशन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म को वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया, तो ये तो सही है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म वर्षगांठ था इसको 2024 में मनाने का निश्चय किया गया था। 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी, तो ये भी सही है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था, तो ये भी सही है। तो दोस्तों जो है यहाँ पे तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों, ये सही है। आपका 2024 में जो है वर्षगांठ को मनाने का निश्चय किया गया था और 2025 में इसे मनाया गया, और बिरसा मुंडा का संघर्ष जो है न्याय और सत्य की खोज के लिए किया गया था, तो इसमें केवल क्या हो जाएगा सभी 1 2 3 तीनों जो है आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, लेकिन उतने अगर ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो ऑप्शन को आप आराम से क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं है। तो इको मार्क के बारे में कौन सा इसमें कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि इसे 1991 में जारी किया गया था, ये तो सही है। इसे भारत सरकार ने जारी किया, ये भी सही है। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण मित्र है, ये भी सही है। कह रहा है इसे मिट्टी की प्लेट का चिन्ह है, नहीं, तो इसमें मिट्टी की प्लेट का चिन्ह नहीं है दोस्तों, इसमें घड़ा का चिन्ह है आपका। किसका चिन्ह है? घड़ा का। आगे है, इधर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्न कथन पर अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष 1942 था, तो ये तो आपका सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि नाबार्ड अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था, तो दोस्तों नहीं, ये जो आपका गलत है। नाबार्ड अधिनियम जो है आपका 1981 में लाया गया था और 1982 में इसे लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, तो ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना गया है। तो सर्वोत्तम जो है अच्छा राज्य किसे माना गया है, तो आपका जानते हैं गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुचरण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो कह रहा है कि सरकार का जो है खाद्यान्नों का जो वसूली अनुचरण लागत है, इसमें बढ़ने में से कौन सा कारण नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका आंसर इसका डी हो जाएगा, इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, ये जो है इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न कथन का अध्ययन कीजिए। बहु इकाई सहकारी, ये तो हो गया था दोस्तों। आगे देखते हैं, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो आप ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार जो है मरणोपरांत इन्हें दिया गया था। तो कौन सा दिया गया था? जैसे परमवीर चक्र दिया गया था, सभी को पता ही होगा। आगे आपका, भारतीय नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन में किया गया था। तो ये दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, तो इसी में जो है आपका जो मतदान करने का जो आयु है वो 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। अब कह रहा है, वर्क बुक इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो वर्क बुक जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो ये आपका MS एक्सेल से रिलेटेड है। किससे? MS एक्सेल से। फिर कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लुक, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कौन जो है आपका ये किए हैं दोस्तों, भार ग्रहण किए हैं। तो ये दोस्तों आपका संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2025 में मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य से तुलना करते हुए निम्न मुद्राओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको है दोस्तों आपको जो डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है कि भारतीय रुपये को तुलना करते हुए कौन सा रुपया जो है, मतलब कौन सा मुद्रा जो है ज़्यादा मजबूत है और कौन उससे कम है। तो सबसे पहले आपका दोस्तों ये हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड, दूसरा हो जाएगा आपका यूरो, उसके बाद है आपका डॉलर, उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 3214। तो 3214 कहाँ है आपका? तो ये सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था हाला मोदी कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी आपका जो है कुवैत की यात्रा में गए थे। तो अब कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू कर रहा है। तो बिहार में जो आपका जल जीवन मिशन है, इसको कौन सा विभाग लागू कर रहा है। तो ये आपका कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग। कौन है? ग्रामीण विकास विभाग। आगे है आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ है। तो कांगेर आपका कहाँ है दोस्तों? ये तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन को? तो ये आपका 23 अगस्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 23 अगस्त। नेक्स्ट है, अब देखिए आर्टिकल मैच करने के लिए आपको आ गया। तो आर्टिकल 352, तो आर्टिकल 352 किससे आपका संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, यानी A का 1 हो जाएगा। दूसरा है आर्टिकल 356, तो किससे संबंधित है? ये तो प्रेसिडेंट रूल, ये आपका किससे हो जाएगा? ये आपका प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। फिर आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 क्या है? ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो आपका जो है नेशनल इमरजेंसी भारत में क्या है? 352 3 बार लग चुका है। आपका जो 1961 का युद्ध था, फिर 71 था, 75 था, तो 3 बार ये लग चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगाया। प्रेसिडेंट रूल तो हज़ारों बार लग चुका है, पहली बार पंजाब में लगा था। तो ये जो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का हो जाएगा आपका
1 ए का 1 बी का 3, तो ए का 1 बी का 3 कहाँ देखिए, ए का 1 बी का 3 फिर सी का 2, तो ये आपका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन सा कृति के लिए हुआ था दोस्तों? तो ये आपका संस्कृति के 4 अध्याय, तो इसके लिए जो इनको ये आपको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन अभी हमारे पास है, तो टोटल लगभग क्वेश्चन हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चन और हो सकता है बाकी होगा। आपका मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन छूटा है, बाकी अधिकतर क्वेश्चन जो हो गए। तो ये आपका 100% जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का था दोस्तों ये आपका था। तो जो 21 जनवरी वाले हैं वो लोग इसको जरूर देख करके जाएँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े हैं तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैथ वगैरह थोड़ा सा लेंदी है, बाकी आप सारा क्वेश्चन को लगभग जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से चैनल को में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और जितने भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे जो है हम क्या करने वाले हैं, आपका जो बीपीएससी का जितना भी आगामी परीक्षा है, बीएसएससी बीपीएससी, चाहे एईडीओ हो गया, फिर कार्यालय परिचारी हो गया, या सेकंड इंटर लेवल हो गया, या फिर आपका जो है CGL 4, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपको इस चैनल पे कल जो इसके लिए वीडियो आएगा तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, और आप लोग देखिएगा कि क्या मैं स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ, जो कि मात्र 3 महीना हमारे पास बचा हुआ है, लगभग 80-85 दिन एडीओ के लिए। और वो आपको पता है कि भाई सिंगल एग्जाम है, केवल मेन CPT वगैरह है नहीं, तो उस एग्ज़ाम को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो एक बनाने वाला हूँ। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, और कैसे कहाँ से कितना पढ़ना है, जो ये कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आपका जो है देखिए क्वेश्चन ईजी टफ नहीं होता है दोस्तों, उसका जो स्टेटमेंट होता है या जो ऑप्शन होता है वो क्वेश्चन को ईजी या टफ बनाता है। तो आपको उसको कैसे टैकल करना है वो कल मैं सब आपको बताऊंगा वीडियो में, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आप सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जिनका 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। चलिए।